हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज कोटा में बहुत गजब की सर्दी है बेटा, बहुत ही पूछो मत आप। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आपको प्रशांत सर ने भी बताया है और अदिति मैम ने भी पहले क्लियर किया होगा कि जो बच्चे कोटा आना चाहते थे और कोटा आने की इच्छा रखते थे, जो भी उनके साथ में परिस्थितियां बनी, जो भी विडंबनाएं उनके साथ में रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन ना लो बेटा, वही सिनेरियो, वही स्ट्रेटेजी और वही एनवायरनमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा क्या कि आपको एक तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि क्या होगा, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस होगी ना बेटा, वो आपको मिल सकेगी। ठीक है। और आपको अगर किसी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अगर कोई डीपीपी, स्टडी मटेरियल या वर्कशीट की नीड है तो आप हमें इजीली टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन किया कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल ऐप है। कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले पे जाकर के टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में इस पाथ को फॉलो करना है, ताकि आपको क्या होगा, 6 to 10th क्लास की जो भी स्टडी मटेरियल है, डीपीपी, वर्कशीट्स वगैरह जो भी है, वो आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रॉमिस। जल्दी से करिए फटाफट। सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो कौन सा है, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है बेटा। और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर हमने ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके फाइन, ओनली इंट्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखा था। उसके बारे में एक बार हम रिवीजन भी करेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन आज जो हम लेकर के आए हैं वो क्या है, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूट्रिशन स्टेप्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछली क्लास में रिवीजन किया था या पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी से बताते चले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होते हैं बता सकते हैं कोई है, क्या होते हैं न्यूट्रिशन? अरे भाई एक बार बताओ, कोटा में इतनी सर्दी हो रही है, बहुत गजब की सर्दी हो रही है। कोटा में नहीं, होने में तो हर जगह सर्दी हो रही है। लेकिन अगर मान लो मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? नहीं ना। क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो न्यूट्रिशन क्या है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फाइन, ओके, आगे बढ़े भाई। न्यूट्रिशन जो टर्म है वो तो समझ में आ गई ना, आगे बढ़ सकता हूं क्या? नेक्स्ट जो आती है बात वो है न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? हमने पिछली क्लास में बहुत डीप जाकर के देखा था। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? बताओ बताओ फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। और क्या है बेटा? वाटर। वाटर तो बहुत एसेंशियल है। इतनी बात हो गई थी भाई, न्यूट्रिशन तो हो गया था और न्यूट्रिएंट्स भी हो गए। फाइन, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हिट्रोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बोला था ना कि एक तो होगा हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक और एक होगा हमारे पास में हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होगा? ऑटो का मीनिंग क्या है?
ऑटो का मीनिंग है सेल्फ सिंथेसाइज करने वाले, और हिट्रो का मीनिंग क्या हो गया, जो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्या हो, जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सॉरी मोड ऑफ फीडिंग की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं मोड ऑफ फीडिंग, पता करो फटाफट से। देखो हमने देखा था लास्ट वाला जो था होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोसिस, याद आया? अरे भाई छोटे छोटे से टॉपिक थे, छोटी छोटी सी टर्म्स थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग। अब लास्ट में जो आता है वो है हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, सॉरी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं मैक्रो की अगर मैं बात करूं, मैक्रो का मीनिंग क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको क्या चाहिए, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड रहती है। और अगर माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल चाहिए तो लेंगे ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भैया, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा डॉक्टर कह देगा आपसे लेना स्टार्ट करो, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट के अंदर आपको मेडिसिन वगैरह परचेस करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। बस इतना सा ही हमने देखा था और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा था, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, बस फाइन। अब आज की बात करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन की स्टेप्स के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पहले वाला जो लेक्चर था उसको अच्छे से समझा कि नहीं, और अगर उसको अच्छे से समझा होगा ना बेटा तो पक्की बात है जो क्वेश्चंस है ना इनके आंसर आप खटाखट 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 देते चले जाओगे, मैं जानता हूं। देखो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है, देखो विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ब्लड, क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ब्लड। अरे भाई ये जानना चाहता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्लड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओमनिवोर्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि ओमनिवोर्स वर्ड का मीनिंग याद है क्या आप लोगों को, कि पहली बार ही सुन रहे हो? अरे भाई ओमनिवोर्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, जो फ्लैश कहने का मतलब हो गया कि मीट वगैरह और प्लांट्स प्रोडक्ट वगैरह दोनों खाते हैं, वो कौन होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। तो ये तो भाई ब्लड वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं होते। फर्गीवोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो फर्गीवोर्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं फ्रूट्स के ऊपर। सेंगीवोर्स जो होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ब्लड के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इंसेक्टिवोर्स, नाम ही बता रहा, बच्चे वाला क्वेश्चन है, बताओ इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। अब बच्चे वाले क्वेश्चन पे भी अपन अगर ज्यादा टाइम लगाए तो कोई मतलब वाली बात नहीं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड्स ऑन। हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड होते हैं, किन के ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग हॉर्स के ऊपर, डेड मटेरियल के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, बोथ ए एंड बी। एक बार बताओ फटाफट से। अरे भाई सनलाइट के ऊपर डिपेंड होंगे क्या हम लोग? मैं मेरी बात करूं, आपकी बात करूं, हम लोग हैं क्या, हेट्रोट्रॉप्स है ना, हेट्रोट्रॉप्स है कि नहीं? अगर हेट्रोट्रॉप्स हैं तो हम लोग सनलाइट के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते भाई। कोई जादू थोड़ी ना है हम लोग, धूप तो वही खाता था, ठीक है, जादू नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो लिविंग होस्ट एंड डेड मैटर्स, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स हु वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर फूड एंड हैबिटेट, एक दूसरे के फायदे के लिए। बताओ एक दूसरे का फायदा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को कि एक दूसरे से फायदा हो। एक चीज भी मैंने आप लोगों को इससे रिलेट करके बताई थी, आपको मुझसे फायदा और मुझको आपसे फायदा। तो वो फायदा क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो बेटा। एनिमल विच फीड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नॉन एज, क्या कहा जाएगा भाई? डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो डिपेंड्स होते हैं उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, डेट्रिटिवोर्स,
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेट्रीटिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऑमनीवर्स की हम बात करें तो ऑमनीवर्स हम यहाँ पे भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्निवर्स की अगर मैं बात करूं, कार्निवर्स क्या होते हैं, फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं, और हर्बीवर्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर। फाइन, नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है स्टार्ट करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ये आज की बात करेंगे अपन। लेकिन फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आपको होगा क्या, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक बार बताओ, चलो ठीक है, एक छोटी सी अगर अपन कहानी से इसको रिलेट करें, एक बार बताओ, आपके घर की अगर अपन मैं बात करता हूं तो आपके घर के अंदर अपन खाना बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल क्या है, आटा है, पानी है। भाई आटा पानी की जरूरत है तभी तो हमारी रोटी बनेगी। नमक तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए होती है। वैसे ही यहां पे हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो वो रॉ मटेरियल क्या होगा, CO2 एंड H2O। CO2 कहां से मिलेगा, एनवायरमेंट से, फाइन। और H2O कहां से मिलेगा, फ्रॉम रूट, ठीक है। वो रूट क्या करती है, एब्जॉर्बिंग का काम करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं। द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 एंड H2O बाय द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। वो ग्रीन प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो होती है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जो होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए साइट होती है, एक फिक्स साइट होगी, वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या हैं, CO2 और H2O। ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। और साथ में हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब यहां पे 6 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। और प्रेजेंस किसकी है, लाइट की। लाइट कहां से मिलेगी, सन से मिलेगी। सन इज द अल्टीमेट, सॉरी एक मिनट में पानी पी लेता हूं। स्टार्ट करते हैं बेटा। सन जो है हमारा क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका, लाइट का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लांट एंजाइम होता है। प्लांट एंजाइम वही है यार, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। अब एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो प्लांट होते हैं हमारे अगर आसपास हम देखें तो आपने देखा भी होगा, ये तो क्या हो गया, सन हो गया। सन से क्या मिल रही है, सनलाइट, एनर्जी मिल रही है। और उस एनर्जी को लेने के बाद में एनवायरमेंट से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और रूट से क्या मिलेगी, वाटर। और क्या फॉर्म होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। वो किसके काम आएगी, हमारे। बात समझ में आ रही है ना। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो फॉर्म हो गई। ग्लूकोज क्या करेगा, उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसकी, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल किसके होंगे, वाटर के होंगे, जो क्या करेंगे, ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। और ग्लूकोज को फॉर्म करने के बाद में ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, ठीक है। यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब एक बार बताओ, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, जो रॉ मटेरियल है, रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, भाई खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत है, आटा और पानी। तो यहां पे रिक्वायरमेंट किसकी है, बताओ बताओ बताओ। यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, CO2 और H2O। ये बात समझ में आ रही है ना, CO2 और H2O। और अगर प्रेजेंस की हम बात करें तो प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस यहां पे लाइट और प्लांट एंजाइम, ये दोनों की प्रेजेंस जरूरी होती है।
देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट कहां से मिलेगी? सन से मिलेगी। भाई एक बार बताओ, सनलाइट कहां से मिलेगी? सन से मिल जाएगी, लाइट की नीड है ही सही। और नेक्स्ट में बात करूं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल कहां होता है? प्लांट्स में ऑलरेडी प्लांट एंजाइम होता है विच इज नॉन एज ऑल्सो प्लांट पिगमेंट, प्लास्टिड भी कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। और अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारे घर की अगर मैं बात करूं, एक बार बताओ, अगर मैं हमारे घर की बात करता हूं, आपके घर की बात करता हूं, तो हम खाना कहां बनाते हैं? रसोई के अंदर बनाते हैं ना। तो वैसे ही जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कौन सी साइट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल है क्या? अभी जस्ट मैंने बताया था, प्लांट एंजाइम है, प्लांट पिगमेंट है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एनवायरमेंट से, हम रिलीज कर ही रहे हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की जो लीफ होती है वहां पे क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और वहीं से क्या ले लेंगे? CO2 ले लेंगे, ठीक है। और ये जो स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्टोमेटा कहा जाता है। और यहीं से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, गैसेस एक्सचेंज यहीं से ही होता है। कहां से? स्टोमेटा से ही होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां पे, आप इसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल था हमारा, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट में बात करता हूं वाटर की। तो वाटर का क्या काम है? वाटर जो है वो कहां से मिलेगा? वो रूट से मिलेगा। रूट क्या करेगी? एब्जॉर्बिंग का काम करेगी। किसको? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। अब दोनों चीजें आ गई है, रॉ मटेरियल थे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों के दोनों आ गए। अब ये दोनों के दोनों आ गए तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। लेकिन एक मैंने बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़िए एक बार। ये कह रहा है कि एक्वेटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा कर पाते हैं। क्यों? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होती है एक्वेटिक प्लांट्स से। क्यों? अरे भाई एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो CO2 होती है ना, वो किस फॉर्म में मिलती है? उनको डिसॉल्व फॉर्म में मिलती है। और डिसॉल्व फॉर्म में अगर मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है NSO के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। पहले कह रहा हूं मैं आप लोगों से, जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे, पक्की बात है यहीं से ही आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं, यहां पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। लेकिन एक बार बताओ, ये ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, कौन? रूट क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। किसका? वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है ना। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू कर रही है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू कर रही है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो लिक्विड होता है ना, वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन होता है। और वो किस तरीके से होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन? बताओ फटाफट। अरे भाई, वाटर कहां ज्यादा है? ऑब्वियसली जमीन के अंदर ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। और लो कॉन्सेंट्रेशन कहां है? प्लांट के अंदर, तभी तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। ये हमारा क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिक्विड का जाना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, ऑस्मोसिस प्रोसेस बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक परमानेंट साइट होती है, या हमारे घर की अगर मैं बात करूं तो हम वहां पे एक परमानेंट जगह पे ही खाना बनाते हैं,
वो होती है हमारी किचन, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक परमानेंट साइट होती है जहां पे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होती है ना, वो कैसी मेम्ब्रेन है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे हमने क्या कहा है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो हमारी कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली लेयर को हमने क्या कहा है? इनर मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा कहा जाएगा। बेटा इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। और ये जो आपको स्टेक्स नजर आ रहे होंगे यहां पे, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ग्रेना। क्या कहा जाएगा? ग्रेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो इस ग्रेना में से मैं एक कॉइन को उठा लूं, दिस कॉइन इज नॉन एज थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं, और जिसके साथ में ये अटैच होते हैं उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा लेमला या स्ट्रोमल लेमली, दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बात समझ में आ गई ना बेटा? देखो अब हम बात करते हैं ग्रेना क्या है। मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कॉइन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो कॉइन आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी कॉइन क्या कहलाएंगे हमारे? इनकी जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा गया है? ग्रेना। और अगर मान लो मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, उसे क्या कहेंगे हम? ग्रेनम। क्या कहेंगे बेटा? ग्रेनम कहेंगे। अरे भाई ये सारी की सारी, अगर मान लो मैं बाहर से खड़ा होकर के देख रहा हूं, तो ये जितने भी कॉइन्स हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहूंगा मैं? ग्रेना। और अगर मान लो एक पर्टिकुलर साइट को उठा करके बात करूं, तो उसे क्या कहूंगा मैं? ग्रेनम। क्या कहूंगा? ग्रेनम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेनम के अलावा, अगर मान लो एक ग्रेनम को उठा करके मैंने यहां रख दिया, अब एक कॉइन है, इस कॉइन को उठा करके अगर मैं बात करूं, इस कॉइन की अगर मैं बात करूं, दिस कॉइन इज नॉन एज थाइलेकोइड। क्या होगा? थाइलेकोइड होगा। और स्ट्रोमा की हम बात करते हैं, तो स्ट्रोमा क्या है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंसेस है बेटा। क्या है? जेली लाइक सब्सटेंसेस है, जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। एक बार स्ट्रक्चर हम खुद बना करके देखेंगे। एक बार बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताई थी, क्या होती है? अगर इन सबकी मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रेना। क्या कहा जाएगा? ग्रेना कहा जाएगा बेटा। क्या कहा जाएगा? ग्रेना। और अगर एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा? ग्रेनम। क्या कहूंगा? ग्रेनम, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। और ऊपर वाली जो लेयर है, बाहर वाली लेयर है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आउटर आउटर मेम्ब्रेन। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाहर वाली लेयर, देखो ये तो ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, ये तो ऊपर वाली लेयर होगी, फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अंदर वाली लेयर की, तो ये बाहर वाली लेयर की जस्ट बाद जो लेयर है इसे क्या कहेंगे अपन? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों की बीच की स्पेस को क्या कहा जाएगा? इन दोनों की बीच की जो स्पेस है इसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। और यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, ये इन्होंने क्या बताया है? ग्रेनम बताया है, सॉरी ग्रेना बताया है। एक मिनट, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारी ग्रेनम है बेटा। ओके, सभी को मिलाकर के ग्रेना कहा गया है, और पर्टिकुलर एक की अगर हम बात करें वो क्या है? हमारा ग्रेनम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना?
बाहर कैसी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले फटाफट अपन देखते जाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाहर वाली लेयर को क्या कहा है हमने, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली लेयर को इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसे क्या कहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके अंदर कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारी, और सभी कोइंस को क्या कहा जाएगा, जितने भी कोइंस हैं, कोइन की अगर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें उसे क्या कहा जाएगा, ग्रेना। और अगर एक कोइन का जो स्टेक है उसको उठा लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रेनम। और एक पर्टिकुलर कोइन की अगर मैं बात करता हूं तो उसे क्या कहेंगे हम, थाइलेकोइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, थाइलेकोइड कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एनएसओ के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला फेज है बेटा। ये देखो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा थाइलेकोइड। थाइलेकोइड किसे कहा है, थाइलेकोइड इसे कहा है। और थाइलेकोइड भी कैसी स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, थाइलेकोइड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पूछो मत आप, गजब का इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूं स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, थाइलेकोइड अगर मान लो आपके पास में क्वेश्चन आता है थाइलेकोइड, अगर उसमें एग्जांपल नहीं या ऑप्शन नहीं हो तो क्या मेरा आंसर ग्रेना हो सकता है, बिल्कुल मेरा आंसर ग्रेना भी हो सकता है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो किसमें होती है, ग्रेना में होती है। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन किसके अंदर होती है, थाइलेकोइड्स के अंदर होगी। और डार्क रिएक्शन किसके अंदर होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वही हमारी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लेमली। स्ट्रोमल लेमली है क्या, जो आपस में जोड़ने का काम करती है। किनको, इन स्टैक्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहला है लाइट। एक बार बताओ, लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है और कम टेम्परेचर भी नहीं होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा क्या होता है, पतझड़ हो जाता है, सारे के सारे पत्ते क्या होते हैं, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इसकी ऑप्टिमम रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, जितना ज्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है ना भाई। एक बार बताओ, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। एक बार बताओ, घर के अंदर रसोई नहीं है तो खाना कहां बनाएंगे, गैस ही नहीं है, सब कुछ है, रॉ मटेरियल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, H2O भी है, लेकिन क्लोरोफिल ही नहीं है। ये तो वही बात हुई, जैसे अगर मान लो मैं घर से अगर रिलेट करूं, हमारे घर के अंदर आटा भी है, पानी भी है, लेकिन घर के अंदर रसोई नहीं है। रसोई है लेकिन चूल्हा नहीं है, वो वाली बात होगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड एटमॉस्फेरिक कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। भैया एक बार बताओ, अगर हम लोग CO2 रिलीज करते जाएंगे और अगर CO2 को लेने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो कंट्रोल है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, बैलेंस रहता है अर्थ का। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। एक बार बताओ मुझे आप, न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले तो फूड लेती है। फूड को लेने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको चिव करने का काम करते हैं, दांतों से पचाते हैं, चबाते हैं, सॉरी, ठीक है। चबाने के साथ में उसको क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, आपने जो डाइजेशन करा है, आपने उसको छोटे छोटे सोल्यूबल फॉर्म में तोड़ा है,
उसको क्या करेगी हमारी बॉडी, एब्जॉर्बिंग का काम करेगी, ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग का काम करेगी। और एब्जॉर्ब जो फूड होता है वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मीनिंग क्या हो गया, आपके फूड से जो एनर्जी मिलने वाली है वो आपकी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगी, उस एनर्जी का बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना, असिमिलेशन। और इजेशन की अगर मैं बात करता हूं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, भाई एक बार बताओ, आपने खाया, खाने के बाद में उसको पचाया, अब प्रोग्राम भी तो शुरू करना है ना, तो वो जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, इजेशन होगा। फटाफट से एक बार देखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैंने आप लोगों को बताया कि इंजेशन क्या है, सिंपल, ओनली इनटेक ऑफ फूड, और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड, बस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं, क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन तक जा रहा है, इंटेस्टाइनल क्या जो होंगी वो क्या करेंगी, एब्जॉर्बिंग का काम करेंगी। और एसिमिलेशन क्या होता है, आपकी बॉडी की सेल तक, एक एक सेल, भाई एक वो बताओ, सेल कंसिस्ट होकर के क्या बना रही है, टिश्यू, टिश्यू कंसिस्ट होकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन कंसिस्ट होकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। जब एक एक सेल तक एनर्जी पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। और ये यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उनके अंदर भी क्या होगा, वही इंजेशन का काम, डाइजेशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, असिमिलेशन का काम और इजेशन का काम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अमीबा। क्या है, अमीबा के अंदर किस तरीके से होता है। तो अमीबा की अगर मैं बात करूं, तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, अमीबा इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर है ना। अच्छा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिसेल्यूलर के अंदर ओनली वन सेल होगी, ओनली वन सेल, और वही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, वाइटल एक्टिविटीज के लिए। जितनी भी एक्टिविटीज होनी है उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओनली एक सेल। और अमीबा के अंदर कैसा होता है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंजेशन की, तो इंजेशन जो होता है उसकी सरफेस से होगा। और सरफेस से किस तरीके से होगा बेटा, वो सबसे पहले क्या करेगा, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। सूडोपोडिया कैसे, जैसे ही उसकी जो सरफेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वहां पे अगर कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो वहां पे क्या होगा, सूडोपोडिया फॉर्म होगा। और सूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद में क्या होगा, वो जो फूड पार्टिकल है वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। और अंदर आने के बाद में उसके आसपास क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स। और फूड वैक्यूल वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेशन वाली प्रोसेस। अब फूड वैक्यूल जो होगा वहां पे क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, उसको डाइजेस्टिव करने का काम करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है। डाइजेशन के बाद में हम बात करते हैं, अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो किस प्रोसेस में आएगा, एब्जॉर्बिंग वाली फॉर्म में आएगा। और एब्जॉर्बिंग वाली फॉर्म में आएगा तो वहां पे क्या होता है, जो फूड वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। क्या होगा, जो फूड वैक्यूल होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। और असिमिलेशन की अगर हम बात करते हैं, अब आपने क्या करा, फूड को एब्जॉर्बिंग फॉर्म में लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अमीबा के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में आ चुका है, एब्जॉर्बिंग फॉर्म में आ चुका है। अब एब्जॉर्बिंग फॉर्म के बाद में जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है, वो क्या होगी, उसकी पूरे पार्ट के अंदर फैल जाएगी। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इतना ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पे पूरी की पूरी अमीबा की। तो अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरीके से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, आप चाहे जैसे इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये क्या हो गया हमारा अमीबा। और अमीबा के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस,
और इसके अलावा इसके पास में क्या है यहां पे, साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म ही होगा ना कुछ तो लिक्विड होगा ही सही। और ये क्या है, फूड पार्टिकल है, फूड है ये, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए तो क्या है, फूड है। अब फूड जैसे इसके पास में आएगा तो ये क्या होगा, सूडोपोडिया फॉर्म करेगा, इसको धीरे 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 अंदर आने देगा, धीरे 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 इसको अंदर आने देगा, धीरे धीरे इसको अंदर आने देगा और इसके आसपास इस तरीके से फैल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड वैक्यूल। क्या है ये, फूड वैक्यूल है। क्या है बेटा, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल जैसे ही इसके आसपास, तो अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे और ये जो फूड वैक्यूल है ये डिसअपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फेगोलाइसोसोम। अच्छा, फेगोलाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है पता है, इसके अंदर जो फूड डाइजेस्ट करने की पावर है या फूड को जो डाइजेस्टिव हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, फेगोसाइटोसिस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, फेगोसाइटोसिस की वजह से हो रहा है। अच्छा, जो फूड है वो बना है, इसे कहा जाता है फेगोसोम्स। क्या कहा जाता है बेटा, फेगोसोम्स। और इसके अंदर क्या होंगे, लाइसोसोम्स। क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। फेगोसोम्स और लाइसोसोम्स दोनों के दोनों कैसे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, फेगोलाइसोसोम्स। फेगोलाइसोसोम्स, बात समझ में आई ना, फेगोलाइसोसोम टर्म कहां से आई है, अरे भाई ये जो फूड वैक्यूल बना है, इस फूड वैक्यूल डिसअपीयर हो रहा है, मैंने इस प्रोसेस को क्या कहा है, फेगोसोम्स। और इसके पास में कौन से एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम्स। तो फेगोसोम और लाइसोसोम मिलकर के क्या बना रहे हैं, फेगोलाइसोसोम्स। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, इसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा। अरे भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, कौन, अमीबा, क्या करेगा, सूडोपोडिया फॉर्म करेगा। सूडोपोडिया फॉर्म करने के बाद में जो फूड है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा और अंदर आने के बाद में उसके आसपास क्या होगा, फूड वैक्यूल हो जाएगा। और वो फूड वैक्यूल क्या है, जब अंदर जैसे आएगा तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और जो फूड वैक्यूल है वो क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली प्रोसेस को क्या कहा है हमने, फेगोलाइसोसोम्स। क्या कहा है, फेगोलाइसोसोम्स। और जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या है, एक्सक्रीशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब वो किस तरीके से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे माइक्रोस्कोपिक एक इमेज भी नजर आ रही होगी कि किस तरीके से सूडोपोडिया फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से बैक्टीरिया अंदर जा रहा है और किस तरीके से फूड वैक्यूल बन रहा है और फूड वैक्यूल डिसअपीयर हो रहा है। देखो, सबसे पहले बात जो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, अरे भाई ये चीज तो हमारी नस नस में बस चुकी है, इट इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है होलोजोइक। मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, 10th क्लास के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा 10th क्लास के अंदर भी होलोजोइक वर्ड है और होलोजोइक का बहुत अच्छा मीनिंग और बहुत डीप में जाकर के हमने स्टडी की थी। इसके लिए आपको पिछला वाला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। होलोजोइक का मीनिंग मैंने आप लोगों को वहां बताया था। ठीक है, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉन एज फेगोसाइटोसिस। क्या है, फेगोसाइटोसिस। अब एक वो बताओ, देखिए ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, बाहर से ये इसकी सरफेस है पूरी की पूरी। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि ये अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, कैसी भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये क्या है, सूडोपोडिया फॉर्म हो गया। सूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद में क्या करेगा, धीरे 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 इसको अंदर ले लेगा और अंदर लेने के बाद में फूड वैक्यूल बन जाएंगे। और अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम।
ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए एक एनिमेटेड इमेज के अंदर आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा, यहां पे आया, फूड वैक्यूल बना और बाहर एक्सक्रीट हो गया। बात समझ में आई ना? ये है अमीबा के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, इंजेशन हो रहा है, असिमिलेशन हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर जो फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है। और फेगोलाइसोसोम जो टर्म होती है वो क्या होती है, कहां से आई है, फेगोसोम्स और लाइसोसोम्स से मिलकर के कौन सी टर्म बनी है, फेगोलाइसोसोम्स। ओके, बात समझ में आई? अब आज आपके लिए ये होमवर्क है बेटा, इसको करना है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। आज जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे अमीबा वाला क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि क्या होगा, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल सके। ठीक है ना बेटा? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसे भरना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू।